जय हिंद दोस्तों। वर्णानुक्रम पद्धति के बाद हम अब शुरू करेंगे कालानुक्रम पद्धति। इतिहास लेखन की इस पद्धति में वर्ण के स्थान पर काल को महत्व दिया गया। इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक कालक्रम में किया जाता है, जिसमें कवि की जन्म तिथि या समय के आधार पर मानते हुए काल निर्धारण के अनुसार कवियों का क्रम रखा जाता है। तो कालानुक्रम पद्धति जो विशेष रूप से इतिहास लेखन में अपनाई जाती है। तो इतिहास लेखन की एक महत्वपूर्ण पद्धति है कालानुक्रम पद्धति, जिसमें कवियों को अपने समय या उनकी जन्म तिथि के आधार पर साहित्य में इतिहास में स्थान दिया जाता है। कालानुक्रम पद्धति का हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में प्रयोग करने वाले जो विद्वान थे वह जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिश्र बंधु थे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो सन 1888 में प्रकाशित हुआ था, उस ग्रंथ में कालानुक्रम पद्धति का अनुकरण करते हुए उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 12 अलग अलग कालों में विभाजित किया था। तो अलग अलग कालों में विभाजन का जो उन्होंने प्रयोग किया था, अलग अलग हिंदी साहित्य के इतिहास को 12 कालों में विभाजन उन्होंने कालानुक्रम पद्धति के आधार पर ही किया था। इसके बाद मिश्र बंधुओं के बारे में भी हम बात करते हैं। उन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को लगभग 8 कालखंडों में विभाजित किया था। तो उन्होंने भी इसी पद्धति का अनुकरण करते हुए किया था। कालानुक्रम पद्धति जिसमें साहित्यकार क्या करता है कि कवियों की जन्म तिथि के आधार पर उन्हें अलग अलग कालों में स्थान देता है। कौन सा कवि किस समय हुआ, उसकी जन्म तिथि क्या है, तो उसके ही आधार पर उसको आदि काल है, भक्ति काल है, जो भी इतिहासकार निर्धारित कर रहा है जो काल, उस काल में वह उसका स्थान देता है। अब जो तीसरी इतिहास लेखन की पद्धति है वह है वैज्ञानिक पद्धति। इसमें इतिहास लेखक पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करता है। दोस्तों, वैज्ञानिक पद्धति काफ़ी प्रचलित भी है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो इस पद्धति के अनुसार जो साहित्यकार होता है वह क्या होता है, पूरी तरह निरपेक्ष होकर और पूरी तरह तटस्थ रहकर जो भी तथ्य है, जो भी फैक्ट है, उनका क्या करता है, संकलन करता है। वैज्ञानिक पद्धति में क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में अपनी सामग्री को या अपने इतिहास को वह प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के इतिहास में क्रमबद्धता एवं तर्क पुष्टि अनिवार्य रूप में होती है। जैसे हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले जो विद्वान थे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था। तो सामान्यतः उसमें भी इसी प्रकार की पद्धति उन्होंने अपनाई थी। अब चौथी जो इतिहास लेखन की पद्धति है वह विधेयवादी पद्धति है। साहित्य की सबसे चर्चित और सर्वाधिक उपयोगी जो पद्धति है, साहित्य का इतिहास लिखने में यह पद्धति सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई, क्योंकि यह पद्धति काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस पद्धति के जो जनक है वह फ्रेंच विद्वान टेन है, जिन्होंने साहित्य का स्वरूप निर्धारण करते हुए 3 तत्व बताए थे। 3 तत्व कौन कौन से? वातावरण, क्षण विशेष और जाति। ये तीनों तत्व उन्होंने साहित्य के स्वरूप का निर्धारण करते हुए बताए थे। तो साहित्य लेखन की विधेयवादी पद्धति के जो प्रवर्तक थे वह टेन थे, रूसीविद फ्रांसीसी थे। इन्होंने इस पद्धति को 3 शब्दों में विभाजित किया: जाति, वातावरण, क्षण विशेष। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में इस पद्धति का जो सूत्रपात है, सूत्रपात का मतलब क्या है? पहली बार इस पद्धति का जो प्रयोग किया था हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। उन्होंने कवियों की प्रवृत्ति विश्लेषण तदयुगीन परिस्थिति एवं वातावरण के परिप्रेक्ष्य में किया। विधेयवादी पद्धति दोस्तों क्या होती है? यह विधेयवादी पद्धति कवियों को उनकी
काव्य प्रवृत्तियों के आधार पर अलग अलग कालखंडों में क्या दिया जाता है, स्थान दिया जाता है। जैसे कोई आदिकाल का कवि है और उन्होंने आदिकाल से संबंधित साहित्य लिखा है तो उसे आदिकाल में स्थान दे दिया जाएगा। या फिर किसी ने भक्ति से संबंधित भक्ति काल की जो विशेषताएं हैं, भक्ति काल की जो भाषाई प्रवृत्तियां हैं या भक्ति काल की जो प्रमुख विशेषता है उसके आधार पर कोई साहित्य लिख रखा है, भक्ति काल के समय के अनुरूप उसे भक्ति काल में स्थान दिया जाएगा। या जो समकालीन परिस्थितियां होगी, जैसे आदिकाल का ही हम नाम लेते हैं। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया। तो वीर गाथा नाम देने की आवश्यकता क्यों पड़ी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को? इसलिए पड़ी क्योंकि उस समय राजाओं की वीरताओं का बखान किया गया है, राजाओं की वीरता का गुणगान किया गया है। या जो उन राजाओं के आश्रय में जो कवि रहते थे, राज दरबारी कवि या राजाश्रय में जो रहने वाले कवि थे, उन्होंने राजाओं की प्रशंसा की है, उनके युद्धों का वर्णन किया है या उनके जीवन चरित्र का वर्णन किया है। तो सामान्यतः उस समय वीरता की जो प्रवृत्ति है वह प्रधान रही थी। तो इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस काल का नाम क्या रखा, वीर गाथा काल रखा। और वीर गाथाओं से संबंधित, राजाओं की प्रशंसा से संबंधित, राजाओं के जीवन चरित्र से संबंधित जो भी साहित्य थे उस साहित्य को आदिकाल में उन्होंने स्थान दिया। तो इस तरह प्रवृत्ति विश्लेषण के आधार पर या समकालीन तदयुगीन परिस्थितियों एवं वातावरण के परिप्रेक्ष्य में क्या किया जाता है, विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए अलग अलग कवियों को स्थान दिया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों ये जो इतिहास लेखन की अलग अलग पद्धतियां थी, जिसमें सबसे पहली पद्धति कौन सी थी, वर्णानुक्रम पद्धति, जिसमें शब्दकोश के अनुसार कवियों के नाम के अनुसार, शब्दकोशीय नाम के अनुसार क्या दिया जाता है, स्थान दिया जाता है। कालानुक्रम में समय के आधार पर कवियों को या साहित्यकारों को स्थान दिया जाता है। और फिर जो तीसरी पद्धति थी वैज्ञानिक पद्धति, जिसमें क्रमबद्ध साहित्य का विवेचन किया जाता है। और फिर विधेयवादी पद्धति, जिसमें परिस्थितियों के आधार पर साहित्यकार क्या करता है कि कवियों को या जो साहित्यकार है उनको अलग अलग कालखंडों में क्या देता है, स्थान देता है। अब हम अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की जो लेखन परंपरा है। दोस्तों यह वीडियो जब मैं YouTube चैनल पर पहली बार आया था तो उस समय भी मैंने इस वीडियो को अपलोड किया था। इससे संबंधित जो सामग्री थी मैंने आपके समक्ष रखी थी, तो वही सामग्री हम पुनः यहाँ पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो हिंदी साहित्य इतिहास की जो लेखन परंपरा है वह एक फ्रांसीसी विद्वान हुए थे गारसा द तासी, उनसे शुरू होती है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है वह 19वीं शताब्दी में शुरू हुई और गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ से मानी जाती है। लेकिन इससे पूर्व भी कुछ ऐसी रचनाएं प्राप्त होती हैं जिनमें से प्रमुख रूप से तो हिंदी साहित्य इतिहास की जो परंपरा है उसमें गारसा द तासी के पूर्व भी कुछ ग्रंथ लिखे गए थे हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, जिसमें 84 वैष्णवन की वार्ता है, 252 वैष्णवन की वार्ता है। ये दोनों ग्रंथ गोस्वामी गोकुलनाथ ने लिखे थे। इनका जो सामान्यतः रचना काल है 252 वैष्णवन की वार्ता का 1625 विक्रम संवत माना जाता है। 252 वैष्णवन की वार्ता के बाद भक्तमाल लिखा गया, जिसके रचयिता नाभादास थे, जिन्होंने 1642 विक्रम संवत में इस ग्रंथ की रचना की थी। कविमाला, जिसकी रचना हरिराय ने की थी 1752 विक्रम संवत में। कविमाला के बाद कालिदास हजारा जिसके रचयिता कालिदास त्रिवेदी थे, 1775 विक्रम संवत की यह रचना है। मूल गोसाई चरित, जिसमें सामान्यतः तुलसीदास के चरित्र का वर्णन भी मिलता है, या मूल गोसाई चरित में जिसमें तुलसीदास के जीवन चरित्र का बखान किया गया है, यह बाबा बेनी माधव दास द्वारा रचित है। 1687 विक्रम संवत की यह रचना है। भक्त नामावली, जिसके रचयिता ध्रुव दास थे। तो इस तरह गारसा द तासी से पूर्व भी जो हिंदी साहित्य के इतिहास से हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा के जो आधार स्तंभ ग्रंथ हैं
या आधारभूत ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है कि 84 वैष्णवन की वार्ता है, 252 वैष्णवन की वार्ता जिसके रचयिता गोस्वामी गोकुलनाथ है, भक्तमाल के रचयिता, भक्तमाल बड़ी प्रसिद्ध रचना है जिसके रचयिता नाभादास हैं, कविमाला के रचयिता हरिराय है, कालिदास हजारा के कालिदास त्रिवेदी है, मूल गोसाई चरित के बाबा बेनी माधव दास हैं और भक्त नामावली के ध्रुव दास हैं। तो इस तरह यह प्रमुख ग्रंथ थे हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा से पहले के। हिंदी साहित्य का जो सर्वप्रथम इतिहास लिखने का प्रयास किया था वह एक फ्रेंच विद्वान ने किया था, गार्सद तासी द्वारा किया गया। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का भारतीय विद्वान द्वारा जो प्रथम प्रयास किया गया वह ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा किया गया। परंपरागत रूप में प्रारंभिक काल का बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया। परंपरागत रूप में या पारंपरिक रूप में प्रारंभिक काल का बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किसने किया था? मिश्र बंधुओं ने किया था, जिनका ग्रंथ कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जिसमें सर्वप्रथम काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास किया गया तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। दोस्तों, ये जो कथन यहाँ पर लिखे गए हैं इनके आधार पर प्रश्न भी बनते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने का प्रयास किसने किया। तो इसके अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो क्या बताना है कि फ्रेंच विद्वान गार्सद तासी ने किया था। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का जो भारतीय विद्वान द्वारा प्रयास किया गया तो वह कौन थे? ठाकुर शिव सिंह सेंगर। और इसी तरह अगर अगला प्रश्न बनेगा तो परंपरागत रूप से प्रारंभिक काल का वृहद हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना किसने लिखा? तो मिश्र बंधुओं ने लिखा। और हिंदी साहित्य का पहली बार काल विभाजन किसने किया? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था, जिनका ग्रंथ कौन सा था? द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी साहित्य का जो सर्वमान्य इतिहास ग्रंथ है, यहाँ पर सर्वमान्य लिखा हुआ है, इसे दोस्तों पढ़े आप। सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ पढ़े। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ है वह गार्सद तासी का है। पहले भी मैं कितनी बार बता चुका हूँ। जिनके ग्रंथ का नाम क्या है? इस्तवार द लो लित्यतुर एंदुई एंदुई ए हिंदुस्तानी। इस्तवार का अर्थ है इतिहास, लित्यतुर का अर्थ है साहित्य, एंदुई का अर्थ है हिंदी और हिंदुस्तानी का अर्थ है हिंदुस्तानी। उर्दू मिश्रित हिंदी को दोस्तों हिंदुस्तानी कहते हैं या हिंदुस्तानी कहते हैं। तो इस ग्रंथ की जो भाषा थी वह फ्रेंच थी। इसके कुल 2 संस्करण प्रकाशित हुए और 5 भाग थे। प्रथम संस्करण में सिर्फ 2 ही भाग थे। प्रथम संस्करण जिसका प्रकाशित हुआ था सन 1839 में और जो दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था 1847 ईस्वी में। और इसका जो प्रथम संस्करण का जो प्रथम भाग था वह 1839 में प्रकाशित हुआ और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और जो द्वितीय संस्करण था उसका प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ? 1870 में और तृतीय भाग 1871 में प्रकाशित हुआ। तो इस तरह इसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और जो द्वितीय संस्करण था उसमें 3 भाग थे। प्रथम व द्वितीय भाग 1870 में और तीसरा भाग प्रकाशित हुआ 1871 में। जो इसका प्रकाशन था कहाँ से प्रकाशित किया गया? जो प्रकाशक है वह द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड से यह प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ में 738 कवि थे। कितने कवि थे? 738, जिसमें हिंदी के केवल 72 कवि थे और बाकी किसके थे? उर्दू के। सन 1848 में दिल्ली के एक मौलवी करीमुद्दीन ने वाईएफ फेलन के सहयोग से दिल्ली कॉलेज के माध्यम से तजकिरा ई शौराई ई हिंदी नाम से उर्दू में इसका अनुवाद किया था। इन्होंने कुछ मौलिक तथ्यों का समावेश करते हुए 1004 कवियों का विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें 60 कवि हिंदी भाषा के कवि थे। किसने किया था? मौलिक तथ्यों का समावेश करते हुए 1000 कवियों का विवरण किसने दिया? मौलवी करीमुद्दीन ने दिया, तजकिरा ई शौराई ई हिंदी ग्रंथ नाम से, जिसमें उन्होंने 60 हिंदी के कवियों को सम्मिलित किया था। कुछ इतिहासकार इस ग्रंथ को करीमुद्दीन की मौलिक रचना भी मानते हैं। 1953 में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जो प्रयोगशाला विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे, इन्होंने गार्सद तासी के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। दोस्तों, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि
गार्सा द तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का जो हिंदी में अनुवाद है वह किसने किया? तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। और किस नाम से किया? हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से किया। यह ग्रंथ हिंदुस्तान अकेदमी इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। इसमें उन्होंने 358 कवियों का विवरण प्रस्तुत किया। किसने किया? गार्सा द तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद करने वाले जो साहित्यकार थे डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से जो इतिहास ग्रंथ लिखा उसमें 358 कवियों का विवरण उन्होंने दिया है। आचार्य शुक्ल ने गार्सा द तासी के इतिहास को ग्रंथ न मानकर क्या कहा? वृत्त संग्रह कहा। क्या कहा? वृत्त संग्रह। वृत्त संग्रह का मतलब क्या होता है? कवियों के जीवन चरित्र का संकलन। किसका संकलन? कवियों के जीवन चरित्र का संकलन। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो दूसरा प्रयास करने वाले थे, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन परंपरा में जो दूसरा नाम आता है वह ठाकुर शिव सिंह सेंगर है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर को लेकर यह प्रश्न भी बनता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास करने वाले भारतीय विद्वान कौन थे? तो भारतीय विद्वान कौन थे? ठाकुर शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा। शिव सिंह सरोज जो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सन 1883 में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ का प्रकाशन सर्वप्रथम 1878 में हो चुका था, लेकिन कुछ कमियां रह जाने से उसको पूर्ण संशोधित करके कब प्रकाशित करवाया गया? 1883 में इसका पुनः प्रकाशन करवाया गया। इस ग्रंथ का प्रकाशन नवल किशोर प्रेस उत्तर प्रदेश से हुआ। यह हिंदी भाषा में रचित प्रथम इतिहास ग्रंथ था। भारतीय विद्वान द्वारा, किसी भी भारतीय विद्वान द्वारा पहली बार या पहला इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का जो प्रयास किया गया वह शिव सिंह सेंगर द्वारा किया गया। इसमें भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं था और वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया। शिव सिंह सेंगर आदिकाल की प्रारंभिक सीमा संवत 770 संवत मानते हैं। 770 विक्रम संवत मानते हैं। शिव सिंह सेंगर ने जो आदिकाल का प्रारंभ माना है वह विक्रम संवत 770 से माना है। हिंदी का जो पहला कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है, यह प्रश्न भी पूछा जाता रहा है कि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना था? तो हिंदी का प्रथम कवि कौन था? पुष्य या जिसे पुंड भी कहते हैं या जिसे पुष्पदंत भी कहते हैं। इन्हीं को शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया था। अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में जो अगला नाम है वह जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान लिखा था और जिसका रचना काल किया था 1888। प्रकाशन कौन था? इसका प्रकाशन किसने किया था? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के एक विशेषांक के रूप में यह प्रकाशित हुआ था। 1888 में यह पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ, लेकिन 1889 में यह स्वतंत्र इतिहास पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। तो प्रश्न यह भी बन सकता है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 1889 में प्रकाशित हुआ। और यह किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। और इसका जो हिंदी में अनुवाद किया डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने ग्रियर्सन की इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद 1957 में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया। तो दोस्तों, द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो हिंदी अनुवाद है वह किसने किया? यह प्रश्न भी बनता है कि किशोरी लाल गुप्त ने ग्रियर्सन की इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया। किस नाम से किया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया। और कब किया? 1957 में। सन 1957 में इसका अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने किया था। इसका प्रकाशन हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी द्वारा किया गया। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के अनुसार यह सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ था। दोस्तों, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न बनता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा था? तो द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था। यह सच्चे अर्थों में पहला इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखने वाले कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे। और द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ स्वीकार करने वाले कौन थे? तो डॉक्टर किशोरीलाल थे। इसमें कुल 252 कवियों का वर्णन है, 952 कवियों का वर्णन है, जिसमें 886 कवियों का उल्लेख शिव सिंह सरोज में हो चुका था और शेष 66 नए कवियों का वर्णन ग्रियर्सन द्वारा अन्य स्रोतों से किया गया। इसमें 18 प्रतिनिधि कवियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी किया है। इन्होंने केवल हिंदी कवियों को ही स्थान दिया, संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि कवियों को स्थान नहीं दिया। ग्रियर्सन के सबसे पहले
ग्रियर्सन ने सबसे पहले अपने इस ग्रंथ में काल विभाजन एवं नामकरण का प्रथम प्रयास किया। दोस्तों, यह प्रश्न भी बनता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो दोस्तों, ग्रियर्सन थे, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अगर पूछा जाए कि हिंदी साहित्य के सच्चे अर्थों का हिंदी साहित्य के इतिहास का सच्चे अर्थों में पहला इतिहास ग्रंथ कौन था, तो द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था। और अगर प्रश्न यह पूछा जाए कि हिंदी साहित्य के इतिहास का पहली बार काल विभाजन एवं नामकरण किसने किया था, तो ग्रियर्सन ने ही किया था और अपने ग्रंथ में किया था। दोस्तों, ग्रियर्सन की एक सबसे पहली विशेषता यह है कि इन्होंने अपने ग्रंथ में संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा के उर्दू भाषा के कवियों को कोई स्थान नहीं दिया और उन्होंने अपने ग्रंथ की भूमिका में लिखा कि इनका जो विवरण है वह पहले ही दिया जा चुका है। इन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल को क्या कहा? स्वर्ण युग कहा। दोस्तों, यह भी महत्वपूर्ण कथन है कि भक्ति काल को सबसे पहले स्वर्ण युग किसने कहा, गोल्डन एज, गोल्डन युग किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही कहा था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इस ग्रंथ को कितने अध्यायों में विभाजित किया? 12 अध्यायों में विभाजित किया। जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का जो काल विभाजन है वह निम्न है। जैसे उन्होंने पहला नाम दिया था चारण काल, जिसका समय उन्होंने क्या निर्धारित किया? 700 से 1300 तक। 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण दूसरा जो उन्होंने काल विभाजन किया। तीसरा किया जायसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, जिसका समय उन्होंने क्या रखा? 1500 से 1600। मुगल दरबार पांचवा। छठा तुलसीदास। सातवां रीतिकाल, जिसका समय 1500 से 1692 रखा। आठवां है तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि। यहाँ पर परवर्ती कवि लिखा हुआ है, इसे आप पढ़े परवर्ती कवि। तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि का मतलब क्या है? तुलसीदास के बाद के जो भी कवि हुए थे। आठवां नवा जो काल विभाजन है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान शीर्षक से किया। 10वां काल विभाजन कंपनी के शासन में हिंदुस्तान शीर्षक से किया। 11वां काल विभाजन 18वीं शताब्दी शीर्षक से किया और 12वां विभाजन विविध नाम से उन्होंने किया है। इसके अलावा जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने अन्य पुस्तकें लिखी हैं इस इतिहास ग्रंथ के अलावा भी उनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं जिनका यहाँ संक्षिप्त में एक बॉक्स बनाकर विवरण दिया गया है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान तो उनका इतिहास ग्रंथ है ही। उसके अलावा भी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, यह भी उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। भाषाई सर्वेक्षण, तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन भी उनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और हिंदी नवरत्न। दोस्तों, यहाँ पर जो हिंदी नवरत्न लिखा हुआ यह इनका ग्रंथ नहीं है, यह राहुल सांस्कृत्यायन का ग्रंथ है। तो यहाँ पर आप संशोधन कर ले, हिंदी नवरत्न ग्रंथ किसका है? राहुल सांस्कृत्यायन है। बाकी तीनों ग्रंथ किसके हैं? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के हैं। इनके इतिहास ग्रंथ में 14वीं शताब्दी के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। इनका जो सूत्र है मैंने शॉर्ट में बना रखा है, अगर आपको यह सूत्र समझ में आए तो इसके आधार पर जो यह काल विभाजन है उसे आप याद रख सकते हैं। जाप जा ब्रज गूगल तू ऋतु माह की कंपनी 18वीं। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा हिंदी भाषा के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिनमें से एक उनका इतिहास ग्रंथ है। दूसरा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण। और तीसरा क्या है? तीसरी पुस्तक क्या है? तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन। यह भी उनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, महत्वपूर्ण ग्रंथ उनका माना जाता है। दोस्तों, आगे आगे की क्लास में हम मिश्र बंधु के बारे में पढ़ेंगे। बस आज की क्लास में हम यहीं तक समाप्त कर रहे हैं। हिंदी साहित्य का जो अलग अलग विद्वानों ने क्या किया है, हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा में जो अलग अलग विद्वान आते हैं, सबसे पहला विद्वान हमने गारसद तासी के बारे में अध्ययन करने का प्रयास किया और फिर हमने शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में अध्ययन किया। तो दोस्तों, अभी अपनी क्लास जो छोटी सी क्लास है यही समाप्त कर रहा हूँ और आगे की क्लास में हम आगे के जो भी साहित्यकार हैं उनके बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।